जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार, मैं इस चैनल पे आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटजी लेके आया। पीवाई की स्ट्रेटजी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, दिल्ली पुलिस। अभी आपके 3-4 एग्जाम आए हैं, जैसे कि पहला हो गया दिल्ली पुलिस आ गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आ गया। इसके जस्ट बाद आपका आना है ये SSC GD। फिर आपका एक आना है ये कौन सा एग्जाम आना है, ग्रुप बी का आना है, रेलवे का। और तो ये हो गया। एक एग्जाम और आना है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, दिल्ली पुलिस में ही है। वो कौन सा है जिसमें मैथ्स रीजनिंग और आनी है। ठीक है। तो उसको लेके मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जो शिफ्ट है ना, प्रीवियस ईयर जो शिफ्ट आप लोगों की, उन पे हम काम करेंगे। अब आप लोग, आप में से मुझे लगता है यहाँ पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से सबने बेसिक बेसिक कोर्स अपना कर लिया है। या तो इन्होंने कहीं से कोचिंग से किया होगा, ऑफलाइन से। ठीक है। या कहीं यूट्यूब से किया हो, मतलब तुमने कहीं से भी किया हो। ठीक है। अगर आपने ये बेसिक कोर्स कर लिया, उसके बाद आपके लिए ये जो सेशन होने वाला है, जो मैं सीरीज चलवाने वाला हूँ, वो आपके लिए 100% वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और उसका आपको पता चल जाएगा 2-3 वीडियो जब आप मेरी देखोगे ना। अभी तो पहला वीडियो है। 2 से 3 वीडियो जब आपके आने लग जाएगी, उसके आ जाएगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आज तो मैंने क्या किया कि दिल्ली पुलिस की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, लास्ट ईयर जो हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट उठाई है। फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है। बट मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है कि इसमें दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे बहुत वो है, मतलब हल्के लेवल है इनका। इजी लेवल है, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, इजी लेवल ही है। या फिर बिलो, मतलब एकदम जो बेसिक लेवल आता है ना, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आप खुद भी देख लेना, एकदम बेसिक क्वेश्चन इसने पूछे। उससे तो दिल्ली पुलिस में पार पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेलवे डी ग्रुप में चले जाओगे, CHSL वगैरह और भी आगे एग्जाम दोगे, तो उसके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। और अगर उसने मान लो दिल्ली पुलिस ने ही थोड़ा अपना वो बढ़ा दिया ना, लेवल बढ़ा दिया, तो आप वहां फंस जाओ। इसलिए अभी 4-5 जो दिल्ली पुलिस की जो शिफ्ट लगवा दो हमें, उस शिफ्ट के बाद जो मैं आपसे करवाऊंगा ना, आपको जो क्वेश्चन, फिर मैं वही 15 या 25 क्वेश्चन की शिफ्ट बनाएगा। 15 से 25 क्वेश्चन की। दिल्ली पुलिस में तो आता है 15 क्वेश्चन की शिफ्ट। 15 से 25 क्वेश्चन की मैं शिफ्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं रखूंगा CHSL, CGL, CPU, और इन्हें में आती है मैथ्स। फिर कुछ आ गया फेज जो 11 आ गया, फेज 13 आ गया, फेज 12 आ गया। और उसके अलावा कुछ IB वगैरह का, मतलब जहां जहां से मुझे लगेगा मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक लेवल के वो उठाने लग जाऊंगा। NTPC के भी मैं उसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व करूंगा, जो भी रिसेंट जो शिफ्ट हुई है उसके। तो अभी तो मैं 4-5 शिफ्ट आपको करवाऊंगा दिल्ली पुलिस की, सो दैट आपको ये नॉलेज हो जाए कि हाँ यार, मतलब मैं दिल्ली पुलिस की शिफ्ट छोड़ के वो मैं क्यों करवा रहा हूँ। बट मेरा ये रहेगा उसमें कि मैं जो क्वेश्चन की वैरायटी जो रखूंगा, वैरायटी और जो क्वेश्चंस का टाइप होगा, है ना, लेवल में भले ही आप रखूंगा, लेकिन वैरायटी और टाइप वो ही रखूंगा जो दिल्ली पुलिस पूछने वाली है। ठीक है, दिल्ली पुलिस पूछने वाला है, GD पूछने वाला है, ग्रुप डी पूछने वाला है। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है यार, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में जॉब ले सकते हो, फिर इस जॉब के साथ साथ आप तैयारी करते करते आगे और भी जॉब ले सकते हो। बट बेसिकली अपना होता है कि एक जॉब पकड़े, फिर यहाँ से इस प्रॉब्लम से निकले। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, बिना टाइम खराब के हम आगे चलते हैं। मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो वो दे देता हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में, कि इसमें होना क्या है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट मैं किस चीज पे काम करने वाला हूँ इसमें, वो मैं आपको बताऊँ। अरे जा यार, है ना। दिल्ली पुलिस में जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। GK आपकी आनी है 50 मार्क्स की, जो आप खुद कर लेना।
फिर आता है कौन सा, कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका आता है 10 मार्क्स का, जो मैं करवाऊंगा। रीजनिंग आती है आपकी 25 मार्क्स की, जो मैं करवाऊंगा। मैथ्स आती है आपकी 15 मार्क्स की, ये भी मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, या 50 मार्क्स आप खुद, इसमें 50 मार्क्स में आप खुद करना मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो बचा हुआ 50 मार्क्स का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं आपको, मेरा टारगेट रहेगा, मैं आपको कितने से, यहाँ पे जो मैथ्स और रीजनिंग हो गया 40, इसमें से मेरा होगा आपको 38 से अब स्कोर करवाना आउट ऑफ 40। और जो कंप्यूटर है, इसमें 8 से 10, मिनिमम 8 रहेगा, यहाँ पे मिनिमम 38 रहेगा। तो ये 8 से 10 स्कोर यहाँ पे करवाना, जिससे अगर आपने यहाँ पे ये कर लिया ना, तो 46 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। जीके में आपने कर लिया 20 से 25, तो यहाँ पे इजीली आपका जो टोटल स्कोर है ना, टोटल स्कोर है ये 65 प्लस होने वाला। और आपको पता है भाई, इतने में 5-6 नंबर का वो आ जाएगा। 65 प्लस मेरा मतलब है 70 तक आप लोग आ जाएगा। और इसमें 2 4 5 नंबर भी आपने नॉर्मलाइजेशन खेल लिया, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। इसके लिए मैं आपको EYQ सोल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चन में देते रहूंगा। जो जो जैसे हमने एक शिफ्ट लगाई, फिर उसमें मुझे लगा यार ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, या फिर इसके अच्छे क्वेश्चन बनने हैं, उसके मैं क्या करूंगा आपको, उस चैप्टर से, मतलब जो टारगेट रहेगा अपना, जो टारगेटेड टॉपिक रहेगा, उससे टाइप वाइज में क्वेश्चन निकाल के आपको देता है। तो आपको, मुझे लगता है फिर यहाँ से बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होगी, बट वो करवा दूंगा। ठीक है, अब अपन काम करते हैं, देखते हैं अपन कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम पहले क्वेश्चन अभी करते हैं। पहले क्वेश्चन ये रहा, ये है सिंपल इंटरेस्ट से पहला क्वेश्चन आपके पास है। इसमें ये बोल रहा है कि द सिंपल, पहले मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो स्क्रीन को एक बार रोक के पॉज करें उसको, दो से, और उसको क्वेश्चन को खुद लगाएं, उसके बाद मेरा देखें। अगर ऐसा पहले आप डायरेक्ट उसको लगाओगे, तो मतलब डायरेक्ट मैं सोल्व करवाऊंगा, तो फिर आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पहले खुद करो, देखो उसमें आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी क्या अप्रोच आने वाली है, मेरी क्या अप्रोच आने वाली है, दोनों को कंपेयर करो, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आपको फर्क पता चलेगा। इंप्रूवमेंट तभी होगा, क्वेश्चन आप कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, यहाँ मेरे पास आए तो खुद उसमें कुछ इंप्रूव करने का देखो, कि हम यहाँ से क्या इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इस बंदे के पास वीडियो पे आते। ये सिंपल इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार दिलीप प्लीज बहुत इजी क्वेश्चन देता है, मैं बाद में लेवल अप करवाने के लिए मैं सीजीएल, स्टेनो, सॉरी सीपीओ, सीएचएसएल, एनटीपीसी, इनके क्वेश्चन में डालूंगा, आईबी के क्वेश्चन डालूंगा, वो मैं इसीलिए डालूंगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्या रहा है, इसने दिया है, ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, समय 1500 रुपए का, 5% इसकी रेट है पर एनम में, वार्षिक है, और 3 ईयर है, 3 साल के लिए। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें निकालना, 1500 रुपए की राशि है, 3 वर्षों के लिए, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। ये प्रिंसिपल, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR, ये अपन ने शायद तीसरी, ये चौथी 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइप हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ऐसे सारी चीजें दी हुई यार। 1500 रुपए है आपके पास, रेट क्या है आपकी 5% है, टाइम कितना है 3 ईयर्स का है, ये हो गया। कर लो इसको मल्टीप्लाई, 15×5 = 75, 75 दोनों 150, और फिर ये हो गया 225 आ गया। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें कुछ है क्या। इसीलिए मैं बोला था कि अभी मैं 2-3 शिफ्ट आपको करवाऊंगा दिल्ली पुलिस की, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ यार, हम एक्चुअल में दिल्ली पुलिस की PYQ पे मैनेज ना करें। और फिर मैं आपके लिए शिफ्ट बना बना के लेके आऊंगा। शिफ्ट में वही बनाऊंगा, क्वेश्चन में वहीं से डालूंगा जो दिल्ली पुलिस पूछने वाला है, जो चेक होगा। ऐसा नहीं है कि यार मैं ज्योमेट्री डाल दूंगा उसमें, वो डाल दूंगा, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा, फिर क्या मतलब है। नॉलेज भी उतनी लो जो आपके काम की हो, ज्यादा नॉलेज लेना भी वो बेकार है। ठीक है, वो पिछला हो गया, अभी ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है वो मार्क्स करता है अपने आर्टिकल पे 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 35% वो अपनी जो उसका लागत मूल्य है उससे 35% ज्यादा वो अपनी मार्क अंकित मूल्य है उस पर मार्क करता है। एंड ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है उस पर 20% का डिस्काउंट देता है कि भाई मैं 20% डिस्काउंट दे दूँ। व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज, तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी दे देता है। आप एक चीज समझ लो मेरे भाई, कहीं पे दुकान पे आप जा रहे हो, आपको बोलेगा कि मैं आपको यहाँ पे मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए सिर्फ 10 रुपए कमा रहा हूँ। तो दुकान आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपके लिए, दुकान वाला जो आपके लिए 10 रुपए कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार भी रहोगे तो भी वो अच्छा खासा वो जो उसका होता है वो उतना ही कमाएगा, ठीक है। वो सब आपको बेवकूफ बनाने की चीज है। दुकानदार अगर आपको डिस्काउंट देना है तो ध्यान रखना वो मार्क प्राइस पे देगा, वो उस पे नहीं देगा, सेलिंग प्राइस पे जो औरों को बेचा उस पे नहीं देगा, मार्क प्राइस पे देगा, ठीक है। और डिस्काउंट बेसिकली हमेशा कहीं पे भी आ जाए क्वेश्चन में, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कहीं पे भी अगर डिस्काउंट आ रहा है तो समझ लेना वो डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही दे रहा है, एमपी जिसको बोलते हैं। और एमपी में से फिर अगर आप डिस्काउंट लेस कर दोगे तो आपके पास एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक आता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो ही होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, अगर लागत मूल्य से कम पे इसने बेचा इधर तो ये लॉस है, और लागत मूल्य से अधिक पे इसने बेचा तो ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 35% मूल्य अधिक अंकित करता है, इससे उसकी उसकी रेट उसने क्या कर दी, ज्यादा कर दी, कॉस्ट प्राइस सीपी और मार्क प्राइस, ठीक है। ये बोला इसे 35%, भाई 35% इसने ज्यादा मार्क कर दी 100 से, क्या चक्कर है, ठीक है। 35% इसने ज्यादा वो कर दी 100 से, मतलब 35% ज्यादा करी किससे, क्रय मूल्य से, तो ये हो गया सीपी। इसने 35% ज्यादा किया, मतलब बढ़ा दिया, कितना के 7/20 जब अपन इसको काटेंगे तो मतलब ये इसने ज्यादा किया। ज्यादा किया मतलब क्या है कि जो अपना अंकित मूल्य है वो ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। मार्क प्राइस इज 7 यूनिट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो ये 27 मैं इसको लिख सकता हूं, और ये आपका 20 यार ये दिक्कत करने वाला थ्रू आउट द वीडियो, ठीक है। तो ये 20, तो ये समझ में आ गया कि भाई उसने बोला कि 35% ज्यादा मार्क कर रहा है, 7 आ गया उसको काटा तो 7 ज्यादा कर रहा है, मतलब 20 तो पहले से होना है, फिर 7 उसने ज्यादा कर दिया तो वो 27 आपका आ गया मार्क प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस आ गया 20। अब ये बोल रहा है क्या, यदि ये मार्क प्राइस पर दे रहा है 20% का डिस्काउंट, ठीक है। अब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने पर, भाई अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद आपको मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे, भाई इस पे मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट देता तो मैंने पहले ही बोला था आपके पास एसपी आ, तो इसने क्या बोला कि मार्क प्राइस पे इसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास एसपी, तो 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 20% का डिस्काउंट दिया, 100 पर 1/5 का डिस्काउंट दिया, मतलब 1 यूनिट इसने कम कर दी, तो 5 से अब आपकी क्या होगा नहीं 4 हो जाए, ठीक है। मार्क प्राइस आपका 5 है, 1 कम कर दिया तो वो क्या हो गया 4 क्या आ गया एसपी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5 से 4। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पे ये भी कर सकता था कि इसको 27 पे ही मैं ही कर देता, कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो अमाउंट बच जाएगा 4/5, तो इसको भी काट पीट के मैं कर सकता था, लेकिन वो क्या है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए वो, ये आप कर सकते हो बट मैं इसलिए नहीं करवा रहा, ये कैलकुलेशन बचने के लिए है। पॉइंट्स में यहाँ पे वैल्यू आएगी तो फिर उसका मुझे वो, उसका कोई पॉइंट है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास आ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 20×5 100, 20×5 होता है। इसको अपन छोड़ देंगे क्योंकि ये बात करें अपने को प्रॉफिट परसेंट ही याद करवानी है यहाँ से, तो अगर मैं इसको 135 लिख भी दूंगा तो इसका कोई यूज है नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। प्रॉफिट परसेंट ये फाइंड करवा रहा है यहाँ से, तो इसको 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 108 आना है यहाँ पे, वही आना है।
तो अपना क्या है, प्रॉफिट परसेंट कहां से निकलता है भाई, सीपी और एसपी को कंपेयर करते हैं। सीपी और एसपी को कंपेयर करने से आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 8 का डिफरेंस है, 100 वो है कॉस्ट प्राइस है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 8% आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, ये हो गया दो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोज करो, एक बार देखो इसको, पढ़ो समझो, आ रहा है तो उसको सोल्व करो, वरना रहने दो, मैं ही बताऊंगा। अभी आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं इस पे, ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 78। 51 से और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी को पता होगा यूनिट डिजिट क्या है। मैंने लिखा 1,00,000, मतलब कुछ भी लिखा, A1012 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट है, ये इसको अपन बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो वो आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं वो देखते रहे, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट ही हो गया। इसको अपन मल्टीप्लाई, जैसे 103 हो गया तो ये यूनिट डिजिट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, सबसे अच्छी चीज है यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में, सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जब भी ये बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो अपने को सिर्फ लास्ट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, इनको छोड़ देना है। इनको ऐसा रखना है कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनको मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो यूनिट डिजिट है ना मेरे भाई, वो यहीं से निकल जाने, इनको मल्टीप्लाई करने से, 3 दूनी 6। चाहे आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते रहो, यूनिट डिजिट ये ही रहनी है। चाहे यहाँ पे 20 नंबर हो, यहाँ पे जैसे मान लो 105 हो, 107 हो, 108 हो, तो आप सबको तसल्ली से बैठकर सबको मल्टीप्लाई करते रहना। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट वाले ही जो नंबर हैं, और उनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 5 है, 7 है, 8 है, ये 3 है और ये 2 है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 3 दूनी 6, 6 8 48। अब 48 आ गया ना यहाँ पे। अब फिर अपन इस 4 को छोड़ देंगे, इस 4 को इग्नोर मार देंगे, 8 को पकड़ लो बस। 8 7 56, 56 आ गया। फिर 5 को छोड़ दो, फिर 6 को पकड़ लो, 6 पंजे 30। 30 में जो आ गया ना ये जीरो, इसका यूनिट डिजिट होना है। वैसे अगर मैं दिमाग लगाता तो एक चीज और देख सकता था, यहाँ पे 5 है, 5 के साथ मुझे यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। तो चाहे इसमें दुनिया भर के, चाहे आप ओड नंबर ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही आना है। जब 5 आ जाए और फिर मल्टीप्लाई में एक ओड वो इवन नंबर आ जाए, फिर उसके साथ कोई भी नंबर हो, आपका जो यूनिट डिजिट आना है वो हमेशा जीरो ही आएगा। ये मैं आपको ओवर द टाइम, ओवर द क्वेश्चंस में आपको बताते जाऊंगा, पर अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने जो बेसिक जो पृष्ठभूमि तैयार करी थी, वो पृष्ठभूमि मैंने ये तैयार करी है कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 50 नंबर की 50 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे 5 डिजिट का नंबर हो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो यूनिट डिजिट वाला नंबर है, सिर्फ उनका मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 56 को छोड़ा था तो 56 में था 5 को छोड़ना था, 6 को ही पकड़ना था। 48 में 4 को छोड़ा, सिर्फ 8 पे पकड़ा। तो इस टाइप से करना, ठीक है। फिर लास्ट में जो आ जाए वो ही आपका आंसर रहना है। तो अभी मैं इसको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि जैसे 51 से 78, तो सबसे पहला अपना काम होगा यहाँ पे 51 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य संख्या आएगी, वो क्या आएगी, 53। इसके बाद 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 59 आ जानी है, 60 नहीं है, 61 नहीं है, 62 नहीं होनी, 63 नहीं होनी, 64 65 66 67 होनी है, 68 69 70 नहीं होनी, फिर आपकी 71 होनी है, फिर आपकी 73 होनी है, फिर शायद कोई नहीं है, 74 75 76 77, फिर कोई नहीं है ना। अब यहाँ पे मैंने जो बोला था ना वही करना है यहाँ पे। इनको भूल जाओ आप, 5 5 5 6, इनको भूल जाओ आप, इनको भूल जाना है यहाँ पे, इनसे कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है। अपने को ये लेना है 1 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 1 गुणा
3। यार अगर कोई टैब यूज करता हो तो मुझे बताना, ये जो लाइन है यार ऐसे क्यों होता है, मुझे इसको ठीक करना है, ये मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे बताना अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, ये बड़ी इरिटेट कर रही है। अब इसमें जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक एक आ रहा है, एक आ रहा है 3 बार, इसको छोड़ दो। 3 तिया तो 9 तीन आम 27। तो 27 में क्या आ गया, 2 आ गया, 2 को छोड़ दो, अपन को यूनिट डिजिट लेनी, 7 को पकड़ लो। 7 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, आया ना 49। फिर 4 को छोड़, फिर 4 को छोड़ दो, सिर्फ इसको पकड़ लो, किसको, 9 को। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27। 27 में 2 को छोड़ दो, 7 पकड़ लो, 7 अपना फाइनल आ गया नंबर जो आया उसमें यूनिट डिजिट, तो आपका 7 ही आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट द नंबर हो बिटवीन 51 to 78 विल बी 7। ठीक है, ये आपका हो जाना। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉक्स वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 350 रुपीज फॉर 4650, देन द परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू। यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 450 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन था ना अपना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो एसपी और सीपी में कंपैरिजन करने पे डिसाइड होता है। अगर एसपी, अगर कॉस्ट प्राइस, अगर सॉरी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होना है, और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको लॉस होना है। मतलब लागत मूल्य ज्यादा है और बेचने पे आपको कम पैसे प्राप्त हुए तो लॉस होना है, सिंपल सी चीज है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसने यही बात कहा कि बक्सा है उसको 4650 रुपए में बेचा, पर फिर भी उसको 350 रुपए की हानि हुई। ये लॉस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको समझ आ रहा होगा यार, 4650 रुपए में बेचा और 350 रुपए की हानि हो रही, तो अगर मैं 350 रुपए में ज्यादा में और बेच देता, प्लस 350 रुपए में और मैं बेच देता, तो मेरे पास लागत मूल्य आ जाता, कॉस्ट प्राइस आ जाती है। लागत मूल्य आपके पास आता, तो ये क्या रहा, 5000 रुपये आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी बोल रहा है इसका परसेंटेज लॉस क्या है, इसका लॉस परसेंटेज, इसको ये अपने को फाइंड करवा, ध्यान रखना। लागत मूल्य, ये हानि ज्ञात करवा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रॉफिट है या लॉस है, इसका परसेंटेज हमेशा लागत मूल्य पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगी जब भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। और लॉस आ गया 350 रुपये, परसेंटेज निकाल दो इसकी, शायद 7% हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जो मैंने बोला कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है वो हमेशा लागत मूल्य पर आनी है, और ये एकदम 100% सही है। लेकिन कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, वो आपको बोलेगा खुद, खुद से वो ये बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना, वो फिर से करो, कि प्रॉफिट परसेंट है ना उसको विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है मैंने 5000 रुपये लिखा है ना, तो फिर हमें यहाँ पे 4650 रुपये लिख दें। अब पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बनेगा ही थी, मैं बोल रहा हूँ। इनकेस अगर बन जाता तो आपको ये करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, जैसे सिंपल बोला कि 4650 रुपये में बेचे तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे कॉस्ट, नीचे हमने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस लिख दिया, ऊपर लॉस अमाउंट या प्रॉफिट अमाउंट लिख दिया, और वो हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बोले तो हमेशा हमें, अगर कुछ नहीं बोल रहा ना क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोल रहा, तो हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पे ही जाना, लागत।
ठीक है। और अगर उसको लेके जाना होगा सेलिंग प्राइस पर लेके जाना होगा, सेलिंग प्राइस के लिए वो बोलेगा, तो फिर आपको नीचे वो ही लिखते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 48 और दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, संख्या ज्ञात करें। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 48, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 13, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लिख लो। आप इसमें लिख लो, एलसीएम और एचसीएफ का होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए होता है नंबर 1 और ए होता है दूसरा नंबर, बी होता है नंबर 2। ठीक है, अब इसने एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों संख्या, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वो इक्वल होता है, दोनों नंबर्स जो होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, पहला। अब इसने यहाँ पे आपको एक चीज और बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। हम ले लेते हैं कि भाई लेट ए इज इक्वल्स टू ए, मतलब पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ठीक है, तो ये इसने ऐसा बोला। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि a माइनस बी, इसने बोला है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 13। अपन लिख सकते हैं भाई ये a माइनस बी अगर 13 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 13 प्लस बी। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया ना, और जो b है वो तो अपने पास है ही भी। अब आ गया एलसीएम और एचसीएफ का, इसने मल्टीप्लीकेशन पहले दे रहा है 48, फिर ये बोल रहा है a क्या है 13 प्लस बी इंटू बी। अब इसका वही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर प्लस 13 बी माइनस 48 इक्वल्स टू, मैंने मल्टीप्लाई करके इसका पक्ष, इसकी जो साइड है वो चेंज कर दी, हिंदी में पक्षांतरण बोलते हैं, तो पक्ष का मैंने अंतरण कर दिया इसमें। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है यहाँ से एक ऐसा हमें नंबर फाउंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, और लेस करने पे, यहाँ माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई लेस करने पे 13 आना चाहिए, अगर प्लस होता तो फिर हो जाता है कि ऐड करने पे 13 आना। अभी माइनस का साइन है यहाँ पे, इसलिए पता है, इसलिए ये बताता है कि जो माइनस करने पे 13 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 48 होना चाहिए। तो आप देखो कि इसके आसपास 13 के आसपास, 13 के आसपास 12 चौक 48 होता है, लेकिन लेस करने पे तो 8 चला जाएगा वो, फिर मतलब 13 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 13 से बड़ा नंबर 15 नहीं होना, 16, 16 43, 16 में से 3 लेस करने पे क्या आ जाता है वो, 16 में से 3 लेस करेंगे, 16 बी माइनस 3 बी, तो वो 13 बी भी हो जाना है, और मल्टीप्लाई करने पे 48 भी आना है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी प्लस 16 माइनस बी ले लेंगे तो 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, 3 लेना है, तो ये बी प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो बी माइनस 3 और सेकंड पे हो गया बी प्लस 16, तो ये तो होना नहीं है क्योंकि माइनस में चला जाएगा बी बराबर। ठीक है, बी बराबर अगर 3 होना है तो ए क्या था अपना 13 प्लस बी, तो ए बराबर 16 है। ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा किया, वरना मुझे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि 16 के 48 होते हैं। मैं यहीं पे क्या करता, यहाँ पे मैं देखता यहाँ पे कि 3 मेरे को ऐड करना है, मतलब इसमें 13 में मैं बी की जगह अगर 3 रखता हूँ ना, बी की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो 16 बच जाता है, और 3 से मल्टी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता, सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ एक सेकेंड, जो मैं बता रहा था वो निकालना पड़ेगा मेरे में था।
डिसेबल टैब फॉर कीबोर्ड क्लिक लिंक एक्सपोर्ट। मैं इसको छोड़ो। देखो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं इसमें डायरेक्ट क्या करता, 48 लिखा होता ना मेरे पास, जैसे यहाँ पे इस पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा होता 48 इज इक्वल टू 13 प्लस बी। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं सिंपली मैं देखता यहाँ पे बी है, मतलब 48 आना मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 16 बन जाना, और फिर बी बार भी वही है, 3 16 48 बन जाना। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बी की वैल्यू यही डायरेक्ट पता चल जाती है, और फिर मैं इसको यहाँ पे रख के ए की भी वैल्यू निकाल लेता मैं 16। या तो मैं ये करता, अगर मैं ये भी नहीं करता तो फिर मैं इससे ही करता। पर ये है कि ये 30-35 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड का ही है, ज्यादा है नहीं है। ये इतना बड़ा कर दिया मैंने समझाने के लिए, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम खुद इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आपका नंबर आ रहा है 16 और 3, कि 16 और 3 की जगह 3 और 16 भी हो सकता है। ठीक है, ये मत बोलना कि 16 और 3 ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन में 3 और 16 है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं यार तुम क्वेश्चन देख के उस पर मुंह फाड़ के बैठ रहे हो, मुंह फाड़ के नहीं बैठ रहा, उसको देखना है थोड़ी देर, पॉज करो वीडियो को, फिर उसको खुद सोल्व करो। होता है ठीक है, वरना फिर मैं बैठा ही हूँ। ये बोला था स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, द स्लैंट height, एक सेकंड, the slant height of a cone is 5 centimeter and its diameter is 8 centimeter. Is the volume of what is the volume of cone? ठीक है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। एक शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और व्यास उसका 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, वॉल्यूम पूछ रहे हैं शंकु का। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आप समझते होगे, जैसे ये शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको बता रहा है ये, स्लैंट हाइट जो है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका शंकु का, ठीक है, ये आपका कोन हो गया, इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इस पे बोल रहा है कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर छोड़ो अपने को, रेडियस से देखते। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ना, सिंपल सा, जो इसका वॉल्यूम है तो वो आप लोगों को पता है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा क्या है कि लेंथी करने के लिए, इसको क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए इसने जो ये वाली हाइट है, इसकी बजाय इसने आपको स्लैंट हाइट दी है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई में। अभी आपको पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है, तो इसको आपको वही पाइथागोरस से निकाल लो कि 4 5 ये 3 होना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई, कर्ण स्क्वायर होता है एक, प्लस लंब स्क्वायर होता है, प्लस आधार स्क्वायर, ये बेसिक चीज। तो कर्ण यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, लंब कितना है जो कि अपने को निकालना है, और आधार है ही आपका 4 का स्क्वायर 16। तो लंब स्क्वायर बराबर 16 में से 25 जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका लंब आ जाएगा 3, अंडर रूट आ जाएगा ना, इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी ये हाई, हाँ लंब वैसा है, ये हाइट है वैसे, तो ये हाइट आपकी आ गई। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 है ये, पाई का इसने 22/7 बोला ये। रेडियस आपको इसने 4 दे दी है, और हाइट क्या है इसकी 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 22 चौक 88, और
88 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 832 और 832, 320 और 32 कितने होंगे? 312 डिवाइडेड बाई 7। 7×5 से 0, तो 50 कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पूरा नहीं निकालना भाई, यहाँ पे 50 उसने दे दिया, उसको पूरा सोल्व करना है, इसलिए मतलब नहीं। ठीक है, तो ये इसका सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्या करना है, इसने दिमाग लगा आपको, दिमाग कुछ नहीं लगाया, इसने आपकी नॉलेज चेक करी है। वो ये देखता है कई बार लड़कों को फॉर्मूला याद नहीं होता, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अच्छा एल दिया है तो पाई आर एल, मतलब एल दिया है मतलब एल वाला ही फॉर्मूला होगा। वो नहीं होता भाई, उसको देखा करो। हो सकता है वो आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे हो, एक स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो, इसलिए उसने एल दिया है आपसे ऐसे निकलवा के, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे लगो उसको, इसलिए उसने एल दी। अब आ जाओ 7 नंबर में। बोल रहे कि आफ्टर 15% डिक्लाइन द इनकम ऑफ अजय स्टैंड्स एट 2,12,500। व्हाट वाज हिज ओरिजिनल इनकम? ठीक है, मतलब उसकी जो इनकम है उसमें 15% का डिक्लाइन हुआ, मतलब कमी वमी हुई होगी कुछ। और अजय फिर उसके बाद 2,12,000 की सैलरी उसकी बच जाती, तो उसकी जो मूल आय, जो बेसिक इनकम क्या थी उसकी ओरिजिनल, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये। देखो सिंपल का मैं बता, ये अपने अजय भाई साहब है, ठीक है। इनको सैलरी मिल रही होगी कभी 100%, कोरोना आ गया, इनके पास फंड की कमी हो गई, इन्होंने अजय को बोला भाई ऐसा कर, तू 15% कम ले ले, मतलब 85% सैलरी ले। पहले 100% ले रहा था, अभी हमारी मजबूरी है, तू 15% कम ले ले भाई, 85% पे एडजस्ट कर ले। अजय भाई बोलते हैं कि ठीक है मैं मान जाता, ले लेता हूँ, और उसने ले लिया 15%। तो बोला, अजय बोला यार 15%, ओ सॉरी 85% तुम दे रहे हो, तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे? उन्होंने कहा भाई तेरा 85% मतलब होता है 2,12,500 रुपये होता है। समझिए तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसका 85% है 2,12,500, 2,12,500 रुपए का मतलब 85 रुपीज है, वो 85% है। तो अपन यहाँ से 100% निकाल लेंगे, मतलब इसका डिवाइड करेंगे तो उससे 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% करेंगे, मतलब 1% को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, अब इसमें तुम काटा पीटी कर लो, सिंपली पास से ही करना चाहिए वैसे तो। ये 7 और 5 का है, तो पहले 5 से ही कर लेते, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, अच्छा 25 डबल दो, ये नीचे 17 बच जाएंगे, 17 दूनी 24, कितने बचे मेरे भाई? 8 बचे ना, 17 5 85 जीरो जीरो। ठीक है, तो इसकी सैलरी आ जाएगी 2,50,000। ठीक है, समझे क्या बोला इसने? मतलब अगर 85% के बराबर उसकी सैलरी है, 85% उसकी सैलरी 2,12,000 रुपये बनाती है, तो 85 से डिवाइड करने पे 1% आ जाएगा, 1% को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% उसकी सैलरी जाएगी 2,50,000, जो कि दिया है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, देखो क्वेश्चन को करो, ये क्या बोल रहे हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा तुमने? अभी मैं बता देता हूँ। इन अ 600 मीटर रेस, ए गिव बी a head start of 5 seconds and still won the race by 20 seconds. If the ratio of the speed of A to the speed of B is 2:1, then the speed of B is। ये बोलना चाह रहा है कि 600 मीटर की कोई रेस है जिसमें ए बी को बोलता है भाई तू दौड़ ले, पहले कितनी देर दौड़ ले, 5 सेकंड दौड़ ले,
बी 5 सेकंड दौड़ लेगा, फिर बोल रहा है मैं फिर दौड़ू, ठीक है, ये बाद में दौड़े, और स्टिल वॉन द रेस बाय 20 सेकेंड्स, मतलब ए बाद में दौड़ रहा है फिर भी ए ही रेस जीत रहा है, कितने 20 सेकेंड्स। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए, if the ratio of the speed of A to the speed of B is 2:1, then the speed of B is, इसने बता दिया भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:1 है, देन द स्पीड ऑफ बी इज, तो स्पीड की बी की स्पीड यहाँ पे अपने को फाउंड करनी। हिंदी में पढ़ लो इसको, हिंदी में पूरा नहीं दिया क्या, दिया। ए 600 मीटर की दौड़ में, 600 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़ा देता है, जो मैंने बोला कि ए बोल रहा है बी को भाई तू 5 सेकंड दौड़, धीरे दौड़ता है तू 5 सेकंड दौड़ ले, मैं फिर बाद में दौड़ूंगा। लेकिन बी इतना नालायक होता है कि 5 सेकंड पहले दौड़ने के बाद भी वो रेस नहीं जीतता, फिर भी वो 20 सेकंड से रेस आ, ठीक है, मतलब ए ने 20 सेकंड से रेस जीती। ए की चाल और बी की चाल का रेशियो है 2:1, तो बी की चाल याद कर, तो यहाँ पे ये बी की स्पीड याद करवा। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था, पेन चेंज करते हैं। आपको पता है कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो टाइम की ऑपोजिट होती है, ठीक है। कैसे होती है, जैसे अपना फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट होती है, एक ही उसमें देखिए डिस्टेंस पता। अगर मैं बोलूं कि यार मुझे 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। मैं बोलूं यार मैं जाऊंगा यहाँ पे 250 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा, तो चले जाओ भाई 250 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें क्या हो रहा है, 250 मीटर पर सेकंड से जाने पे मुझे 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये कि ये इसका उल्टा कैसे होता है, मतलब कि जहां पे अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। वो क्यों है वो देखो मैं बताऊँ। 250 मीटर पर सेकंड है, उसमें ये बोल रहा है मैं इसमें 4 सेकंड में कर लीजिएगा। अब ये बोल रहा है 200 मीटर, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, मैं वैसा करता हूँ थोड़ा धीरे जाता हूँ। देखो यहाँ पे इसने, अब मैं बोल रहा हूँ मैं 100 मीटर पर सेकंड से आऊँ, मैं थक गया, तो मैं ये 1000 मीटर कितनी देर में करूँगा, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा। अब आपको समझ में आया यहाँ पे, अगर मेरी स्पीड ज्यादा थी तो टाइम यहाँ पे कम आया, इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी स्पीड क्या थी, कम थी, कंपैरेटिवली द स्पीड विच आई यूज्ड इन प्रीवियस सेगमेंट, ठीक है। वहां पे मेरी सेकंड वाले मेरी स्पीड कम है, तो मुझे यहाँ पे टाइम क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो आपको समझ आया कि स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम जो है इनमें इनवर्स पोर्शन होता है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, इसको समझा, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गई होगी। अब यहाँ देख इसने क्या बोला है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ना, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, सो दैट यहाँ पे अपने पास जगह बची है, मैं उसमें कुछ करवा दिया थोड़ा, आ जाएगा भाई। और दिल मांगे मोर, अब देखो इसमें ये जो आ रहा है ना, जैसे भाई ये ट्रैक अपना एक लंबा ट्रैक, कितने मीटर का है बताओ, 1600। वो पहले तुम रिटर्न निकालो, जो तुम निकाल लो फिर दिखाया है, वो 600 मीटर का ट्रैक है। इसमें ये 600 मीटर के ट्रैक में
इसमें बोल रहा है ए और बी, ए और बी क्या कर रहे हैं, साथ दौड़ रहे हैं, मतलब साथ नहीं दौड़ रहे। ए और बी ने बोला चल यार रेस लगाते हैं, तो ये बोल रहा है यार तू धीरे दौड़ता है, चल तू 5 सेकंड पहले दौड़ ले, मैं तेरे से बाद में दौड़। या फिर बोलेगा ये कि तू 5 सेकंड, मतलब हाँ तू 5 सेकंड दौड़ ले, फिर भी मान जाता है कि चल ठीक है भाई तू बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ तेरी बात, तू भाई है मेरा, तो मैं स्लो भी दौड़ता हूँ, तो बी मान गया उसकी बात। लेकिन बी इतना नालायक, 5 सेकंड पहले दौड़ने के बाद भी ये 20 सेकंड लेट से जाता है, ठीक है। मतलब ए 20 सेकंड पहले पहुंच जाता है वहां पे, जो उनका फिनिशिंग पॉइंट होता है एफ पी। जाओगे ना वहां पे एफ पी और एस पी लिखेगा भाई फिजिकल में, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट शॉर्ट कट में। तो ये 20 सेकंड है। अब ये पहुंच गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या रहा है, यहाँ पे इसने जो हार और जीत को दिया है ना, इसने विन और लूज, इसने इसको टाइम में मेजर किया इसने, ठीक है, मीटर में नहीं किया। अब हमारे पास जो इसने बोला है कि ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो 2:3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझाया था, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों पे। अगर यहाँ पे इसने स्पीड ज्यादा रखे तो इसका टाइम कम हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और अगर इसने स्पीड कम रखी तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि दोनों 600 मीटर पे ही रेस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक सेकंड में हाईलाइट इस पता, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 20 यहीं पे रुक गया, इसका मतलब ये है कि 20 है ना, 20 यहाँ पे जो फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पे ए के 20 सेकंड बाद पहुंच रहा है, ठीक है। तो मतलब बी ने कवर तो डिस्टेंस बी ने भी 600 मीटर ही करी है और ए ने भी 600, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ने 600 मीटर ही दौड़ा है, दोनों ने 600 मीटर ही दौड़ा है, ठीक है। बस 600 मीटर में ये 2 सेकंड 2 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 1 की स्पीड से दौड़ रहा है। इस वजह से इनका जो टाइम है ना, टाइम का रेशियो वो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम का रेशियो इनका, टाइम का इनका गैप आ रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का इनका टाइम आ रहा है ना, गैप आ रहा है 1 यूनिट का इनका टाइम का गैप आ रहा है, जो कितना आ रहा है वो टाइम का गैप जो है ना वो यहाँ से पता चलेगा। 1 यूनिट जो है ना वो यहाँ से पता चलेगा। 5 सेकंड उसने पहले दौड़ा, 20 सेकंड वो बाद में दो, मतलब बाद तक दौड़ता रहा, तो ये जो 25 सेकंड आई है ना, ये पता चल रहा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 25 सेकंड। मतलब क्या हुआ, मतलब बताऊंगा भाई, पहले एक बार इसको एडजस्ट करता हूँ। मतलब इसका ये हुआ 1 यूनिट, मतलब हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 25 सेकंड है, इसका मतलब ये हुआ कि बी 50 सेकंड दौड़ते हैं, 25 दूनी 50 सेकंड दौड़ता है बी, और ए है वो 25 सेकंड दौड़ता है, ठीक है। रेस के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और इसका एक मैं वीडियो भी बना दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट में अगर आपको इसकी जरूरत है तो। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, पहली बार करोगे तो इसलिए आपको टफ लगेगा। अब ये बोल रहा है कि बी की स्पीड फाउंड करो। भाई 600 मीटर की दौड़ है, उसको बी ने 50 सेकंड में कंप्लीट किया है, तो निकाल दो ना। कौन रोक रहा है आपको, 12 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाना जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ इसमें क्या होना है, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई तू स्लो है और तू मेरा भाई भी है, तो ऐसा कर 600 मीटर की रेस अपन लगा रहे हैं, तू मेरा भाई भी है स्लो भी है, तो तू ऐसा कर तू 5 सेकंड पहले दौड़ ले, इससे तू मेरे बराबर आ जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था ये इतना ढीला है, उसने क्या किया, वो दौड़ने के भी बी के भी वो 20 सेकंड बाद पहुंचता है, मतलब ए के भी 20 सेकंड बाद पहुंचता है। तो क्या हुआ, 5 सेकंड वो पहले ज्यादा दौड़ा, 20 सेकंड ज्यादा बाद में दौड़ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड का ऑपोजिट टाइम हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे 2 सेकंड
इसने 2 सेकंड दौड़ा, मतलब 2 यूनिट दौड़ा, इसने 1 यूनिट टाइम की दौड़ा। तो इसने जो ज्यादा दौड़ा वो इसका गैप तो था, तो 1 यूनिट वो ज्यादा दौड़ता रहा। तो मतलब वो 25 सेकंड ज्यादा दौड़ा था, 1 यूनिट की वैल्यू 25 सेकंड आ गई, 25 दूनी 50, मतलब 50 सेकंड तक दौड़ा, 50 सेकंड तक वो दौड़ा। तो इसको यहाँ पे ले आए, 600/50 बराबर ये क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाएगा। सिंपल इतना है, मैंने आपको समझाने के लिए इतनी मैंने बकवास करी थी, वो क्या हो, बट आप इसको अभी समझ जाओ, सिंपल सा ये इतना ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ये आपका हो जाएगा। अब आ जाओ आगे। पॉज कर लिया होगा वीडियो, अब मैं करवा देता हूँ इसको। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास है भाई तुम्हारी, उसमें कितने बच्चे, 50 नादान बच्चे हैं। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 70। 20 बच्चों की जो औसत मार्क है वो 70 आ रहे हैं भाई। एंड द रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स ऑफ 80। जो बचे हुए 30 बच्चे हैं उनका औसत स्कोर 80 आ रहा है। कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। वही क्लास का एवरेज स्कोर क्या करना, मुझे लगता है हिंदी वालों को मैंने समझा दिया होगा इसे, दोबारा अब हिंदी में पढ़ने चलते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको बेसिक मेथड से मैं बता देता हूँ। एडवांस से मुझे लगता नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारे कि मैं वो एडवांस तरीके बताऊं, और उसको तुम्हें समझने के लिए 2-3 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास करनी थी। इससे अच्छा इसको सिंपल कर दो भाई। 50 बच्चे हैं टोटल, इसको मैं मिक्सर एंड डेलीगेशन से भी करवा सकता क्या? हाँ करवा सकते हैं। ठीक है, 20 × 70, ठीक है, 11 1400, 20 बच्चों के मार्क्स। 30 × 80, ये आ रहे कितने, 3400। मतलब क्या हुआ, 20 के एवरेज मार्क्स 70 थे, इनके टोटल मार्क्स हो गए 1400 मल्टीप्लाई करके। सेम ऐसे 30 के एवरेज मार्क्स थे 80, 30 के एवरेज मार्क्स थे 80, तो ये कितने हो गए, 2400 हो गए ना। तो 2400 हो गए। अब ये टोटल कितने हो गए, 50 स्टूडेंट्स के, 50 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3800। ठीक है, ये 3800 हो गए। तो अब ये बोल रहा है 50 स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स है, एवरेज निकालना, एवरेज एवरेज निकालना है। तो एवरेज हो जाएगा भाई 3800/50, 5 7 35, 5 6 के 30, 30 मार्क्स। कुछ बच्चों के लिए है जिसको मैं बता देता हूँ, जिनको भी कुछ चीजें नहीं आती हो उनको बता देता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है किसी बच्चे के 5 नंबर आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, किसी को 0 भी आते हैं, किसी के 1 भी आते हैं, किसी के 50 में से, सॉरी 20 में से 20 भी आते हैं। तो इन सब को एक साथ ऐड करके कितना हो गया, 5 7 8 7 15 20, 20 40 41 मार्क्स आ गए। बच्चे कितने, 3 3 6, तो 6 बच्चों के मिला के 41 मार्क्स आए। तो एवरेज इनका निकालेंगे तो चलो इसको 2 कर देते हैं, तो इसके यहाँ पे 42 और 6 7 42, तो ये 7 मार्क्स एवरेज है ये, 6 बच्चों के। 6 बच्चों के 7 मार्क एवरेज, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे के 7 नंबर आए। ये तो 20 वाला तो बोल देगा मेरे 7 आए, ये 0 वाला खुश हो जाएगा कि यार मेरे तो 7 आए, ये दुखी हो जाएगा। इसका मतलब है एवरेज। एक मिड पॉइंट अपन ने निकाला, बैलेंसिंग पॉइंट अपन ने निकाला है। ठीक है, बैलेंस करने वाले पॉइंट अपन ने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने बोला कि 20 बच्चों की एवरेज मार्क्स 70 है। हो सकता है किसी के 100 में से 100 भी हो, किसी के कुछ भी हो। तो ऐसे फिर 50 बच्चों का अपन ने एवरेज, जैसे देख लो यहाँ पे 20 के 70 आने थे, लेकिन अब वो 20 के भी, उन 20 वालों को भी हर एक को 76 मार्क मिल रहे हैं एवरेज के हिसाब से। यहाँ से मिल रहा है ना, 70 आ रहे थे लेकिन अब 76 मिल रहा है। तो ये वो चीज है, एवरेज बैलेंस करता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये करना है, 20 छात्रों के औसत मार्क आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है। आए हुए को दोनों को ऐड कर दिया, और फिर जो टोटल आ रहा है उसको उससे डिवाइड कर दिया, टोटल स्टूडेंट से। अब मिक्सर एंड डेलीगेशन जो मैं आपको बता रहा था, ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो
देखो, ठीक है, एवरेज अपन को करना है। चलो इसको मैं करवा रहा हूँ 70, 80। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हो तो 50 है ही। और ये 20 बच्चों के हैं, ये 30 के हैं। इनका गैप कितना है, मतलब इसका रेशो अगर अपन निकाले मोटा मोटा तो यार है 2 अनुपात। ठीक है, तो इनका गैप कितना आ रहा है 10। तो 10 को क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे कितने में, 2:3 में। तो इधर कितना आ रहा है 4 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। मतलब इधर जैसे 2/5 गुणा 10, ये 4 आ रहा है ना, ऐसे इधर 3/5 गुणा 10, तो ये 6 आ जाना है ना। तो ये 6 आ जाना, तो जो भी जैसे नंबर आने होते 6, 4। तो एक ऐसा नंबर अपने को फाउंड करना है जिसमें से अगर 80 को लेस करेंगे, जिसको 80 में से लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। और अगर उसमें से 70 को लेस करेंगे तो 76 और 6 आना चाहिए। तो 76 एक ऐसा नंबर आता है जो सेटिस्फाई करता है कि अगर इसमें से 80 को 76 में से लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 76 को 70 को लेस करेंगे तो 6 आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे 76 आंसर आता है। जिनको मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं आता, बेफिक्र रहिए, मैं ये भी पढ़ा दूंगा आपको। ये बहुत अच्छा चैप्टर है एवरेज के लिए। ठीक है, एवरेज हो गए, और कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो एवरेज नहीं, उसके अलावा भी कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि दी हो, पहले वर्ष के अंत में 4200 को, दूसरे वर्ष के अंत में। पहले इसको पोज करो, करो, फिर मैं बताता हूँ उसको। कर लिया वो तुमने, मैं बता दूं। एक क्या बोल रहा है कि एक मैन है, मतलब अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड एग्रीड टू पे। अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। भाई पहले वर्ष के अंत में वो, पहले वर्ष के एंड में वो 4200 रुपए पे करने के लिए एग्री कर रहा है, और दूसरे सेकंड ईयर के 44 and 10 एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। भाई दूसरे वर्ष के लिए 4410 रुपए पे करने को तैयार है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम, फाइंड द सम बोरो। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर के कोई आदमी है, कोई आदमी है, जैसे नहीं हूँ भाई, मैंने आप लोगों से पैसे लिए, मैंने आप लोगों से पैसा लिया 5%, 5% पर एनम, 5% पर एनम पे मैंने आप लोगों से पैसा लिया, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी एक्स अमाउंट रहा हो, कुछ भी रहा हो। मैंने आपको बोला कि यार मैं पहले फर्स्ट ईयर के एंड में 4200 रुपये दे पाऊंगा, फिर सेकंड ईयर के एंड में जो बचा हुआ अमाउंट होगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो सारा मिला के मैं तुम्हें 4410 रुपये दे दूंगा पैसे रखे, तो मेरा वो कर दूंगा आपका। ठीक है, तभी पूछ रहा है कि उसका टोटल वो क्या होना है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन जिसको बोलते हैं, वो क्या होना है। तो आपको मैं एक चीज दूं, पहले उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट तो उसने फर्स्ट ईयर में क्या लगाया हुआ है, 5% के अकॉर्डिंग, 5% के हिसाब से उसने वो लगाया, इंटरेस्ट लगाया हुआ। तो 5% लगाने पे 21/20 में लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी में? 5% है ना, 1/20। तो एक तो इंटरेस्ट हो गया, 20 प्रिंसिपल हो गया, मतलब 20 मूलधन हो गया ना। तो टोटल क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट। तो 20 + 1 = 20 ये मिश्र धन है, ये मूलधन। ये इतना बला फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब प्रिंसिपल पे ये करने पे, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे ही बने। अब इसमें से 4200 रुपए इसने क्या कर दिया, पे कर दिया फर्स्ट ईयर के एंड में। ये भाई 4200 रुपए मेरे पास है, तुम ले लो, बचा हुआ पैसा मैं अगले साल दे दूंगा।
वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगा लेना बचे हुए पैसे पे, वो ठीक हो जाता है कि चल ठीक है तू बोल रहा है तो मैं कर ले रहा हूँ। तो वो तैयार हो गया, उसने ही करना। अब इस पे नेक्स्ट ईयर भी क्या लगाना है वो लगाएगा यार, ठीक है लगाओ भाई, बचा हुआ पैसा, जो बचा हुआ पैसा था 4200 लेस करने के बाद उस पे उसने फिर लगाया 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया। अब उसने पे कर दिया कितना पूरा बचा हुआ है जो भी था 4410 उसने पे करके बोलो तो साइड हो गया, हो गया तेरा मेरा। तो इसको काटो, ये 21 का इस बार होता है, ये 210 हो गया मल्टीप्लाई बाय 20। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 21 दूनी 42, 4200 रुपया। ये यहाँ से, ये यहाँ से आ जाएगा इधर 4200, ठीक है। तो ये गुणा 21/20 ये कितना आ गया 8400। 21 21 चौक 84 4। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे भाई, 400 आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्रिंसिपल को, तो कितना आएगा 8000। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो मैं इसको फिर से बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। बोल रहा है कि यार उसने कोई अमाउंट लिया होगा, लोन लिया होगा, प्रिंसिपल मूलधन उसने दिया। बोले यार देख तू बोल रहा मैं क्या है तेरे को धीरे धीरे पैसे दूंगा, बोले ठीक है धीरे धीरे दे देना। धीरे धीरे कैसे देगा, बोल तू लगा फिर मैं देखता हूँ, बात करता हूँ वर्ष के एंड पे। तो उसने क्या करते हैं प्रिंसिपल पे 5% के हिसाब से लगा, 21/20 हो। फिर उसमें से बचा हुआ भी वो पैसा था कि यार ठीक है ये 4200 रुपये मेरे पास इस वर्ष के एंड में 4200 रुपये बन रहा है, तू ले ले। बचा हुआ पैसा उस पर फिर लगा देना 31 वो 5% के हिसाब से। इसने फिर लगा दिया, फिर जो इसके पास क्या आपकी बात पूरा पैसा बना था इसने दे दिया 4400 कि भाई ले ये 4400 और तेरा पैसा था। इसको प्रोसेस कर लो, प्रोसेस करने पे ये आपका आएगा आगे जो, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में, एक से रुकना है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक बार तो वीडियो पॉज करो फिर इसको देखो, करो फिर मैं करवाता हूँ। किया होगा आपने, अभी चलो मैं बताता हूँ कि बाई व्हाट परसेंट शुड अ वुमन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस द टाइम बाई 80% टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करना है, तो अपनी कार की चाल में कितने परसेंट उसको वृद्धि करनी चाहिए। देखो जैसे बोल रहा है कि कोई लेडी है, पापा की परी, कोई लेडी है वो इसको स्कूटी या कुछ भी चला रही है, वो उसको करना है 100 से उसको 80% उसकी स्पीड उसको कम कर दी। मतलब 80% कम करने से उसका मतलब है कि 20% पे लेके आना उसको। 80% कम करेगी तो 20% पे आ जाएगी ना। डिस्टेंस यहाँ पे सेम है ना, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। फिर से पढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। भाई उसका टाइम है, उसको 80% से कम करना है। जहां पे पहले 100 यूनिट लग रहा था उसको अभी 20 यूनिट लगना चाहिए, 80% उसको कम कर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाया था कि जो स्पीड है ना, स्पीड और टाइम वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। स्पीड डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, और स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। अब इसने ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पहले ये देख लो, ऐसे कर लो, टाइम जहाँ पे पहले 5 यूनिट ले रहा था अभी 1 यूनिट ले रहा है। जैसे उसको काटेंगे ना 20 से, 20 5 100 20 से 19, ऐसे ही है। तो टाइम जहाँ पहले 5 यूनिट लग रहा था अभी 1 यूनिट लगाना उसको। अब स्पीड पे आ जाओ, मैंने क्या बोला था
अगर स्पीड, अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो स्पीड कम होगी ना, यहाँ पे टाइम ज्यादा ले रहा है तो स्पीड कम होनी चाहिए से। तो अगर यहाँ पे 5 यूनिट ले रहा है तो इसका ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे स्पीड उसकी 1 रही होगी, और अगर यहाँ पे टाइम एक एक यूनिट ले रहा है तो मतलब उसकी स्पीड 5 हो गई होगी। अभी बोल रहा है कि अब ये आ गया ना, इसका टाइम कम हो गया ना, यहाँ पे टाइम कम हो गया, 5 से 1 हो गया टाइम। अब उसने क्या किया, स्पीड में कितने की वृद्धि करी कि जिससे टाइम एक आ गया, इसने 4 यूनिट बढ़ाई ना इसमें। कितने से? 1 यूनिट से। ये वापस हो रहा है यार। 4 यूनिट उसने बढ़ाई है 1 से, तो ये 100, तो ऐसे इसका 400% आ गया। ठीक है, टाइम पहले 5 यूनिट हो रहा था, कम करने पे उसने 1 यूनिट कर दिया। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, एकदम ऑपोजिट हो जाएगी। एक स्पीड पहले थी, अभी उसकी 5 हो गई, कितनी बढ़ाई उसने, 4 यूनिट स्पीड बढ़ा दी। 4 यूनिट कितने पे बढ़ाई उसने, 4 यूनिट उसने बढ़ाई, 4 यूनिट बढ़ाई उसने 1 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और 400 इसका 400% उसने स्पीड इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी, वर्क वन आफ्टर द अदर इन दैट ऑर्डर, मतलब ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। बोले एक दिन तू कर ले, एक दिन मैं कर रहा हूँ, फिर एक दिन वो, एक दिन वो। ईच कैन फिनिश अ वर्क इंडिविजुअली इन 10, 16 एंड 12 days, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 सच साइकिल्स ए बी सी। मतलब ये हो रहा है, ये साइकिल है ए बी सी, पहले साइकिल में ए पहले काम कर रहा है, बी सेकंड डे, सी थर्ड डे, फिर एबीसी, फिर एबीसी। मतलब ये वो, इसका सिंपल सा बोलने का मतलब ये है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, 8 डे, 9 डे। तो आप ये समझ लो कि भाई पहले दिन एक काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, फिर सेम ऐसा हो रहा है। ठीक है, सेम चल रहा है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। देन A and C leave the work, B alone will complete the work द रेस्ट ऑफ द वर्किंग, मतलब कितने दिन में बचा हुआ काम बी अकेला उसको करता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को, मतलब ये बोल रहा है कि ए अकेला उसको 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 16 दिन में कर सकता है, सी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ये इनका टाइम टेक। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जो आपको आता होगा, एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड से इसको करेंगे सिंपली। यहाँ पे 2 5 इसका आ रहा है, 4 4 इसका आ रहा है, 4 3 इसका आ रहा है, तो 16 85 और 8 दिया 24, 240 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकाल लेना, मेरा शॉर्टकट मुझे पता है इसलिए मैंने कर लिया। तो ए की एफिशिएंसी, अगर 10 दिन में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी इसको डिवाइड करेंगे तो ए मतलब 24 दिन में 1 यूनिट कर। बी की एफिशिएंसी 15 हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगा। ये एफिशिएंसी हो जाता है, मतलब एक दिन वो कितना काम कर सकता है। ये टोटल वर्क हो जाता है कि टोटल काम कितना करना होता है। और ये इनका, यहाँ पे ये इनका इंडिविजुअल टाइम है कि इंडिविजुअल टाइम की ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ये इंडिविजुअल टाइम आ जाता है। सी की एफिशिएंसी निकालेंगे 20 यूनिट्स पर डे। ठीक है, इनकी यूनिट्स क्या हो गई। अभी क्या बोल रहा है कि 3 चक्कर में तीनों काम करते हैं, कि एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि 3 दिन एक काम का, तीन तीन साइकिल इन्होंने पूरा किया, एक साइकिल में, मतलब इन्होंने 3 साइकिल पूरा किया ना। फर्स्ट साइकिल में ए एक दिन काम कर रहा है, ए क्या कर रहा है, फर्स्ट साइकिल में एक बार काम कर रहा है, सेकंड में एक बार कर रहा है, थर्ड में भी एक बार कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, 3 साइकिल में ए अकेला 3 बार काम कर रहा है, 3 साइकिल। ठीक है, तो सेम ऐसा ही हो रहा है, बी भी 3 साइकिल में 3 बार काम करेगा, सी भी 3 साइकिल 3 दिन काम करेगा। तो अब इनका देख लो एक साथ कि भाई इन्होंने 3 साइकिल में कितना काम किया। एक साइकिल में इनका हो रहा है 20 24 44 44 5 49 59। 3 साइकिल में इनका देख लो कितना हो रहा है, 50 150 29 27
177 यूनिट इनका काम हो रहा है, ठीक है, 3 साइकिल में। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स जो है ना, रिमेनिंग जैसे 240 टोटल वर्क था, 3 साइकिल में मिलकर इन्होंने 170 यूनिट तो इन्होंने कर दिया, 177 कर दिया, और ये 40 20, तो ये 63 बची। 63 यूनिट्स जो है ना, इनको किसको दे दिया अकेला करने को, भाई बी इनको करेगा अकेला, ठीक है। बचा हुआ काम कौन करेगा, बी अकेला करेगा, जो यूनिट्स बच जाती है आपकी 63, ठीक है। और 63 डिवाइडेड बाई बी की पर डे की एफिशिएंसी क्या है, 15 एफिशिएंसी ना, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्र बिन दे रखी है इसका, तो इसलिए इसको 3 काटना पड़ेगा और बेसिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, या फिर मत ले जाओ, यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं बता पाऊंगी। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 × 24, तो ये 4 सही 1/5 थे, ये आपका आंसर आ गया। या फिर यहाँ से ऐसे कर सकते थे, 15 × 4 = 60, 3/15, फिर ये काट देते 4 से 1/5, ठीक है, समझ आ गया। क्या किया हमने, ये बोल रहा है एबीसी, एबीसी के बाद एक क्रम में कार्य करते हैं, प्रत्येक अलग अलग, ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी दे दी कि एक दिन ए अकेला करे तो इतने दिन में कर देगा, बी इतने दिन में कर देगा, सी इतने दिन में कर देगा, ठीक है, बता दी इतने दिन में कर देगा। एबीसी इस साइकिल का काम कर रहा है, ए पहले दिन कर रहा है, बी से दूसरे दिन कर रहा है, सी तीसरे दिन कर रहा है, तो ऐसे करके 3 साइकिल चलाते हैं, जो 3 साइकिल दे हुए, ए और सी कार्य छोड़ देते हैं 3 साइकिल के बाद। तो 3 साइकिल के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे फिर हमने इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी से हमने टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम लेके, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, ठीक है। फिर एलसीएम में डिवाइड करके, फिर इनका एलसीएम को इससे डिवाइड करके ये जो है इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। मतलब पर डे का काम आ गया, एक दिन में ये इतना काम कर देगा, एक दिन में ये 24 यूनिट बनाएगा, बी 15, सी 20, फिर इनसे मल्टीप्लाई करके इनका 3 साइकिल में जो इन्होंने टोटल काम किया वो निकाल लिया, फिर बचा हुआ रिमेनिंग ये लेस करके निकाल लिया, उसको बी करेगा अकेला, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करके निकाल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने, इनसे भी थोड़ा अच्छा लेवल बनाना है, ये कोई इतना हार्ड नहीं है, पर इसमें जो आपने शिफ्ट करी उनमें ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये हो गया, और इसके अलावा एक वो जो रेस वाला आया था, ये अच्छे क्वेश्चन आया, वो तो सारे ऐसे ही थे। अब ये देखो, जो 13 है इसमें क्या बोल रहा है कि कहा एन आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड टू हैव वॉल्यूम, एन आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड टू हैव वॉल्यूम 128 by 3 pi and the height of the cone is double the radius of the cone. What is the slant height of the cone? ये पहले भी बोल रहे हैं, एक सेकंड, सॉरी। वॉल्यूम है इसका एक आइसक्रीम वाला, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाए, आइसक्रीम शंकु तो शंकु शंकु होता है भाई, और उसका वॉल्यूम सबको पता है कि 1/3 पाई r² h होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को, 128/3 पाई, ठीक है। शंकु आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं तेरी मिट्टी में था, दुनिया छोड़ के आ जाए, ठीक है। ये शंकु हो गया ना आपका, ये आइसक्रीम शंकु है, ये वही है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देते हैं तो ये आइसक्रीम शंकु बन जाएगा, शंकु वही होना है। अभी क्या बोल रहा है, इसकी जिसमें शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की ऊंचाई बोलेगा तो ये वाली लेनी, जब वो बोलते तिर्यक ऊंचाई तो फिर हमें ये वाली हाइट लेनी है, लेकिन अगर प्लेन हाइट बोलते ये वाली लेनी, ठीक है। समझे, मैं मिटा देता हूँ उसको। ये बोल रहा है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, तो अगर ये r है तो इसकी ये हाइट हो जाएगी 2r। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, सिंपल सा है यार, स्लैंट हाइट पूछ रहा है, ये बोला ना मैंने, ये वाली हाइट पूछ रहा है, स्लैंट हाइट, एस एच
यहाँ से निकाल लो, वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, पाई से पाई कट जाएगा। पेन का कलर चेंज होता है, पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट सकता हूँ मैं। एच ही तो निकालना है। ओए होए होए। हम्म। अच्छा हाँ, एच को इसने क्या बोला? एच बराबर इसने बोला ना, एच बराबर इसने बोला हुआ, तो मैं रख दूं यहाँ पे, टू आर यहाँ पे रख दूं, आर स्क्वायर इंटू एच की जगह 2 आर रख दिया मैंने, 128। जब मैं इसको कट कर रहा हूँ ना इससे, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ तो 64 आ रहा है ना, आर क्यूब। तो आर हो गया ना 64, किसका होता है? 16 का ही तो होता है। ओ सॉरी, 4 का, 4 का क्यूब ही तो होता है। तो रेडियस अपने पास आ गई 4, ये अपने पास 8 आ गई हाइट। तो वही पाइथागोरस यहाँ पे लगानी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आप लोगों के पास, राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो निकाल दो, 8 का 64 प्लस 4 का 16, तो इसका ये अंडर रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही है ना, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है? 70 80 अंडर रूट 80। 80 को देखो, अब ये क्या होता है, 16 इंटू 5 होता है ना ये। तो इसका आंसर या तो 80 कर दो या 4√5 कर दो, जो आपको ठीक लगे। यहाँ ऑप्शन में 80 दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको एक चीज बेसिक बेसिक समझ आई होगी यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ। चलो मैं वो बाद में ऑब्जर्व करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर तुम्हें समझ आएगा कि इसका पीवाईक्यू सीरीज का मतलब क्या था। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? यार मुझे लगता है ये अगर मैं तुम्हें अभी करवाऊंगा, चलो एक बार मैं अभी तो ये क्वेश्चन तो अभी करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स? देखो को प्राइम्स क्या होता है? को प्राइम्स वो नंबर का पेयर होता है जिनमें आपस में, मतलब एक पेयर होता है ना जिसमें एक दूसरे का कॉमन वो नहीं होता, मतलब कॉमन डिवाइडर नहीं होता। मतलब डिवाइडर मतलब, मेरा मतलब है भाजक से, इसको क्या बोलते हो देख लो। कॉमन वो नंबर नहीं होगा जो दूसरे में, एक दूसरे में भाग जा रहा हो जिससे। ठीक है, कॉमन डिवाइडर नहीं होगा, भाजक नहीं हो। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे 7 और 35 है। 7 में क्या है, इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है। ऐसा होना चाहिए जिस नंबर से इसमें डिवाइड जा रहा है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, उस नंबर से ये नहीं होना चाहिए। ये देखो, इसको अगर मैं करता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा मुझे कुछ। और ये बड़ा नंबर है, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इसको बाद में देखूंगा, पहले मैं छोटे छोटे देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 9 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई? अगर उसका जो नंबर है ना, जैसे 198 है, अगर इसका तीनों नंबर का सम जैसे 18 हो रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, 3 का, 6 का, 9 का, और उसका 9 के मल्टीपल जो भी चले जाएंगे, 3 के मल्टीपल जो भी चले जाएंगे, सबका डिविजिबिलिटी रूल ये रहता है कि अगर उसका सम उससे डिवाइड हो रहा है, जैसे 18 6 से डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिवाइड होगा। 175 इसका देखो, ये क्या है, 7 8 और 5, 13 है ना ये। तो ये नहीं हो रहा, ये 175 ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसमें नहीं है कॉमन। या तो ये हो जाएगा, इसको देखता हूँ मैं, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, हाँ तो यही बन रहा है ना। तो अगर, मतलब ये 217 से ही डिवाइड है पूरा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 198 में डिवाइड, 198 उससे डिवाइड हो रहा हो, और फिर 175 उसी से हो। ठीक है, तो ये हो जाना है आपका आंसर, ये हो जाना है। एक नंबर है ना 198 और 175। ये क्या है?
ये बोल रहा है लेट एक्स इज, इसने बोला एक्स की वैल्यू दे दी इसने, 5, वाई की वैल्यू 8 दे दी, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता, असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया, आरोही और अवरोही, मतलब बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो आरोही होता है बढ़ता क्रम, पहले छोटा, 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता क्रम हो गया आरोही। ठीक है, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 हो गया ना। अब इसमें देखो ये बोल रहे हैं, यहां से मैं ले आता हूँ, ये नंबर इसने दिए गए, इक्वेशन दी है, x+1 y-1, 2x 2y-3, y+1 2x-1 और y+1 डिवाइडेड बाई 3x- वाई। तो x बराबर 5 है ना वहां पे, ये 5 और 1 6 हो गया, इसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 8 में से 1 है तो 7, 2x 10, 8 दूनी 16 -3 13, y का क्या है 8 है, 8 और 1 9, x 5 है तो 5 दूनी 10 -1 9, y क्या है यहाँ पे 8 और 1 9, 3 पंचे 15 और 15 माइनस, भाई x 5 है ना, तो 3 पंचे 15 -8 7 होता है, हाँ हाँ। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ इसको बिना इसका कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें ज्यादा। भाई ये एक है, ठीक है, ये एक है, ये आपको पता है कि ये नंबर है ना, ये नंबर कौन सा, पेन यूज करता हूँ जिससे समझ आ जाएगा, ये 10/13 जो है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 13 से, और एक नंबर है 13/13, और एक नंबर है 14/, फर्क देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही ऑब्जर्वेशन करनी इस सीरीज में। भाई इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का जो नंबर है ना, यहाँ पे जो ये जो नंबर है, ये 13 से छोटा है, तो 13 से छोटा है तो पॉइंट में ही जाएगा, ये पॉइंट में जाना है, 13 से अंत क्या आना, पॉइंट में जाना है। ये देखो ये क्या ऊपर नीचे का इक्वल है, तो ये क्या एक आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक आएगा ना। अब ये जो तीसरा नंबर बच जाता है, ये जो तीसरा नंबर आ जाता है, इसमें देखो ये क्या 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है ना वो 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा है ना यहाँ पे, 13 से बड़ा है, तो ये 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, मुझे नहीं मतलब उससे क्या आएगा, पर वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा आपने, अगर ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और अंश अगर हर से बड़ा है तो 1 पॉइंट के बाद कुछ ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अंश छोटा होने पे 1 से कम वैल्यू। अब देखो आप यहाँ पे दो तो आपके वैसे ही सेट हो गए हैं, ये देखो इसमें 10 और 13 में ज्यादा गैप है, यहाँ पे 9, ये 10 और 13 में ज्यादा बड़ा गैप है, तो आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहला नंबर ये ही आ, क्योंकि इनमें ज्यादा गैप है, यहाँ पे एकदम पास पे गैप है, और ये यहाँ पे तो जैसे 6/7 में, यहाँ पे तो क्या है कि एकदम पास पास है, 10/13 में क्या है, ज्यादा गैप है, ज्यादा बड़ा गैप है, तो सबसे छोटा ही है, एकदम पास पास है, तो ये तो एक बन ही रहा है। ये इसमें क्या है, इसमें अंश बड़ा है, तो ये तो 1 पॉइंट कुछ आना है, कुछ भी आना है, इससे बड़ा ही है, क्योंकि इससे बड़ा ना। अब देखो, ये आपको अगर ऑब्जर्वेशन समझ नहीं आ रही, ये थोड़ा टाइम के साथ आएगी ना, थोड़ा मैं इसको करवा देता हूँ, फिर देखना आप उसमें भी समझ आएगा, सोल्व करवा देता हूँ पूरा। 6/7 अगर मैं करता हूँ, तो इसकी फ्रैक्शन क्या जाती है, 7 की, 1/7 की फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 600 आती है ना, 600/7, तो 7 6 7 8 7 5 35। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ
1000/13, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई होगा ना। 13×91, 13×7 = 91, 9, फिर से 13×6 = 78, यहाँ पे 12/13। ठीक है, ये एक और ये 1.2 आ रहा है, तो 2 7 14 और 7 8 56, अभी इसमें चलेगा। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने क्या समझाया था। यहाँ पे ज्यादा गैप है 13 और 10 के बीच में, तो ये नंबर सबसे छोटा आया ना, वही सबसे छोटा है यहाँ। फिर मैंने बोला था ये पास पास है तो एक से छोटा, लेकिन पास पास है तो ये इससे बड़ा हो। तो सबसे पहला जो अपना ध्रुव हो जाएगा 2x×2y - 3, ये पास पास थे, तो यहाँ पे ये पास पास थे लेकिन एक से छोटे थे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे इससे बड़ा हो गया ना ये, x+1 y - 3, या y+1 डिवाइडेड बाई 2x - 1, भाई ये 1 से बड़ा है। देखो अब इसको अगर तुम ज्यादा, अगर मेरा समझाया वो बोला हुआ अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो वहां पे डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन निकालनी, इसको डिवाइड करना, ये फ्रैक्शन आ गई, बस इनको ऑर्डर में जचा देना। ये फ्रैक्शन आ गई, ये फ्रैक्शन आ गई, ये फ्रैक्शन आ गई, ये फ्रैक्शन आ गई, इसको ऑर्डर में जचाओ और वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आ रहा है, 2x/2y - 3, और फिर इसके बाद x+1 माइनस -1 है ना ये सब, फिर y+1, ये बी ऑप्शन आ गया आपके। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको पूरा समझ आया, कुछ नहीं आया तो मुझे बताना। ये आपका थैंक यू हो गया। ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ देखने के लिए वीडियो को। और अगर भाई कुछ समझ आया कहीं पे, तो इस चैनल है अंतिम प्रहार, इसको शेयर करो जरूर। तुम्हें लगता हो किसी को शेयर कर सकते हो तुम, जो तुम्हारे आसपास में। मैं इसमें बता देता हूँ, मैं SC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे D ग्रुप, और ये इसमें से ड्राइवर वाला, और उसमें भी मैथ है तो उसका भी करवा दूंगा मैं। इनका मैं करवाऊंगा, इनको टारगेट करके। और ये मतलब जिनमें भी थोड़ा जो नॉर्मल मैथ्स आती है, जिसको हम PYQ के थ्रू कर सकते हैं, वो सारे मैं करवा दूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको SSC, CGL, CPU, CHSL, NTPC, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, IB, और फेज 13 11 12 जो भी है, इनके ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा हार्ड लेवल लेके चलूंगा, और जो आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में कुछ नहीं आएगा, पूरा आपको समझ आएगा, वो ही मैं करवाऊंगा। वहां से आपका लेवल उठा के, लेवल जो आपका अप करके, फिर आपको मौका भेजूंगा, आपको देखना मजा आएगा। थोड़े दिन रुक जाओ, PDF में आपको देने लगे हुआ। अभी मैं आपके इसके साथ कुछ PDF दूंगा, तो वो आप देख लेना, जिसमें पहले तो आप मुझे चैप्टर बता देना कौन सा करना है, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग PDF दे दूंगा। ठीक है, चलो आप लोगों को। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा था ना, जो ऑब्जर्वेशन हमें करनी थी यहाँ पे, वो देखो ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा हूँ, जो बतानी मेरे को यहाँ पे। देखो, जो आपका आज क्या क्या रिपीट हुआ, आज आप लोगों का जो रिपीट हुआ ना, एक तो ये पाइथागोरस रिपीट हुई। पाइथागोरस रिपीट होने के बाद ये भी तीन तीन बार शायद रिपीट हुआ, ये जो फॉर्मूला है। अब इससे आप लोगों को क्या समझना है कि यार, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना कि जिसमें वॉल्यूम दे दे, वॉल्यूम उसने दे दिया, फिर बोल रहा है कि इसका ऐसे हाइट वाइट दे दे, तो फिर उसकी सिलेंट हाइट पूछ रहा है, तो उसमें इस तरीके से आमने सामने रखना है, फिर वहां से एक वैल्यू निकालनी है, और इस तरीके से इसको करना है। ये आपको यहाँ समझने वाली चीज है। सेम इसमें अब आपको चाहिए कि यार, जो जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है ना यहाँ से,
जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको खुद से प्रैक्टिस करो, जाकर खुद से प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चन लगाओ। तो वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके चैप्टर यहाँ से आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी प्रैक्टिस लगाओ, तो ही आपका लेवल इंप्रूवमेंट होगा, लेवल इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि यार तुम बार बार सिलेबस रिवाइज करते जाओ। हाँ भाई, परसेंटेज से चालू किया, परसेंटेज से किया और फिर 2D 3D तक बार बार पढ़ लिया आपने, उससे लेवल अप नहीं होगा। उससे लेवल अप नहीं होगा, लेवल अप होगा PYQ, ये सीरीज, इस टाइप की सीरीज लगाने से ही लेवल अप होगा। अदरवाइज कभी लेवल अप नहीं होगा। 2D 3D तक पहुंचोगे तब तक आप परसेंटेज भूल चुके होगे, फिर आप परसेंटेज आओगे, फिर आप 2-3 चैप्टर पढ़ोगे, तब तक वापस 2D 3D भूल चुके होगे। तो उसके लिए ऐसे मिक्स प्रैक्टिस वाले पे फोकस करो और बार बार देखते रहो, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना। मैं फिर एक रीजनिंग की भी आपको वीडियो PDF देता हूँ, सोल्व करवाता हूँ, है ना। चलो ठीक है, बाय, जय हिंद आप सभी।